देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया है वो इस बात पे किया है कि जब भी आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, इसमें आप अगर करंट आई को फ्लो करते हो तो इसके सराउंडिंग एरिया जो भी है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये बात की थी अपन ने। इस बात का जो प्रूफ मिला था वो अपने को मिला था ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि करंट फ्लो करके उस कंडक्टर के पास में एक मैग्नेटिक निडल को रखा और उस मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन से अपने को यह पता चला कि इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। अब अपन ये देखते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है आपके पास तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रखा जाए तो उस पर फोर्स कितना आएगा। तो उसको देखने के लिए अपन एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम में अपन ये शो करेंगे, जैसे ये मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जो जेड एक्सिस आएगी वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर ऐसे बना नहीं सकते तो अपन इस जेड एक्सिस को अपन ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। और यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे अपने पास कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। कौन सा चार्ज रखा हुआ है? कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव है इस चार्ज की वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर ये बात करें कि ये जो चार्ज है वो वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस से एंगल थीटा पर क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब किस में मूव कर रहा है ये, तो अपन ये शो कर देंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड बी में, इधर मैग्नेटिक फील्ड बी मान लिया, उसमें ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो अपन ने अप्लाई किया है। अपन ने अप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो अपन ने अप्लाई किया है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में अपन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। अब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और आएगा यहाँ पे, वो कैसे आएगा? जब सर ये क्यू चार्ज जो है वो वी वेलोसिटी से चलेगा, इसका मतलब चार्ज फ्लो होगा। क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। और चार्ज जब फ्लो होता है तब क्या आएगी? करंट आएगी। और करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अपन ने अप्लाई किया, और एक मैग्नेटिक फील्ड जब अपन ने इस चार्ज को क्या करवाया था, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया। दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, और जब दो मैग्नेटिक फील्ड हुए हैं तो यहां पर इस चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की वैल्यू को अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। अब ये फोर्स की वैल्यू कैसे आएगी ये देखते हैं अपन। पहली चीज तो ये इस पर चार्ज पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वो कई दो तीन बातें हैं उन पर डिपेंड करेगा। बात नंबर एक, इस पर जो फोर्स लगेगा एफ, फोर्स को कितना लगेगा? एफ मान लिया अपन ने कि एफ फोर्स अप्लाई है इस पर। तो ये फोर्स जो है वो इस चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। क्वांटिटी पर कैसे? जितना ज्यादा चार्ज लोगे उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? यहां पे अपन ने अभी एक बात पढ़ के आए थे पिछले वाले चैप्टर में, तो कि आई इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाई टी। इसका मतलब जितना चार्ज जाएगा उतनी ही क्या आएगी? करंट आएगी। और जितनी ज्यादा करंट आएगी उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इसका मतलब अगर आप चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? इसका मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। समझ में आई पहली बात? चलो बात नंबर दो करते हैं अपन। आपको जब इस चार्ज को आपने v वेलोसिटी से मूव करवाया तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड आया, और एक मैग्नेटिक फील्ड आपने, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, वो अप्लाई है। तो ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे वैसे ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस चार्ज पर क्या लगाएगा? ज्यादा फोर्स लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? B के। समझ में आई? चलो अगली बात करते हैं, ये बात समझना आप।
ये बात समझे अपन, तो ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है सर, देख रहे हो आप, v वेलोसिटी से जा रहा है। इस v वेलोसिटी के अपने को लेने हैं कंपोनेंट। तो आपको एक बात बताई हुई है डायरेक्ट कि थीटा से कनेक्टेड जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा कौन सा होगा, कोस थीटा का। तो ये तो आ गया v कोस थीटा। समझ में आ रही है ये बात? थीटा v के कंपोनेंट में ले रहा हूं मैं, v कंपोनेंट में करेंगे तो v का कंपोनेंट थीटा से कनेक्टेड जो कंपोनेंट होगा वो तो क्या हो गया आपके पास, v कोस थीटा। अब v कोस थीटा तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट इस जो प्लेन ले रखा है अपन ने, इस प्लेन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अब ऐसे परपेंडिकुलर अपन दिखा नहीं सकते, तो अपन v साइन थीटा को दिखाने के लिए किधर जाएंगे, जेड एक्सिस पर। कौन सी एक्सिस पर जाओगे? कंपोनेंट समझ में आए क्या सर? पहला कंपोनेंट क्या था? पहला कंपोनेंट था कोस थीटा का। क्या बोला अपन ने कि थीटा से कनेक्टेड जो कंपोनेंट होता है वो किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, कोस थीटा में। तो ये बी का क्या गया, बी कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर देखोगे तो परपेंडिकुलर आएगा आउटवर्ड साइड में, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, बट इसको परपेंडिकुलर ऐसे दिखा नहीं सकते, तो ये परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन में दिखा दिया मैंने, जेड डायरेक्शन में। समझ में आई क्या बात? अब देखो जेड डायरेक्शन में दिखा दिया। इधर बात करें अपन, एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे कि ये कोस थीटा यूज करेंगे या साइन थीटा यूज करेंगे। तो इसके लिए अपन ये देखें कि मान लीजिए आपके पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे शो कर रखी है। अब यहां पर मेरे को जाना है किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जाऊं मैं, चार्ज को लेके इसी डायरेक्शन जाएं तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब मेरे को एक बात बताओ, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आप चार्ज को लेके जाओगे तो फोर्स क्या लगेगा, 0। तो फोर्स लगेगा क्या? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आप चार्ज को मूव करवाओगे तो चार्ज पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। यहां पर बात करें कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊं, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो यहां थीटा क्या आएगा, 180, और जब थीटा 180 होगा तो एफ की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, 0। तब भी फोर्स नहीं लगा। तो फोर्स लगेगा कब, जब इस चार्ज को आप परपेंडिकुलर लेके आओगे। कहां लेके आओगे, परपेंडिकुलर, मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या करोगे, 90 डिग्री। थीटा 90 करोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, मैक्सिमम। अब आप इस बात से चूज कीजिए कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 0 पर और 180 पर तो 0 हो जाए, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर क्या हो जाए, 0, और 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाए। बताओ कोस है कि साइन है, साइन है। तो साइन में अपन क्या लिख देंगे कि फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी, किसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी किसके, v साइन थीटा के। समझ में आई ये बात? ये अब इन तीनों बातों को अगर एक साथ लिखा जाए तो ये क्या आएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q b v साइन थीटा। आई क्या ये बात समझ में? ये आपके पास फोर्स की वैल्यू है। कब वैल्यू है, जब आप किसी भी चार्ज को, कोई भी आपके पास चार्ज है, पॉइंट चार्ज, यहां पे मैंने क्या एज्यूम कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को आप v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये, क्यू वी बी साइन थीटा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं नो डाउट, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनल टू का मार्क लगा के ऐसा भी लिखा जा सकता है। यहां पे कांस्टेंट काम में लेंगे के कांस्टेंट काम में लेंगे, उसकी जो वैल्यू है वो बाई एक्सपेरिमेंट 1 कर देंगे। 1 करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास आएगा F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां से एक बार ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप जानते हो, अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब a डॉट b करें, तब तो आपके पास आता है ए बी कोस थीटा। बट अगर कोस से प्रोडक्ट करते हैं अपन, क्रॉस प्रोडक्ट करें, तब आता है आपके पास a क्रॉस b इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। अब यहां पे आपके पास फंक्शन कौन सा है सर, साइन थीटा। दैट मीन्स इसका कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू क्यू
बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अपने पास इस फोर्स की वैल्यू तो आ गई, अपने पास ये भी है कि बी कौन सी डायरेक्शन में है, अपने पास ये भी है कि बी कौन सी डायरेक्शन में है, मतलब बी का और बी का दोनों को अपने को डायरेक्शन का पता है। तो आप ये पता कीजिए कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी डायरेक्शन तो जरूर मिलेगी। अब इसके डायरेक्शन का पता करने के लिए अपने को क्या करना है, एक वेक्टर तो अपने पास ये है, एक वेक्टर अपने पास ये है, ये किसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये किसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को। तो आपके पास राइट हैंड थंब रूल जो है वो किसके डायरेक्शन बता देगा, फोर्स की डायरेक्शन। कैसे बताएगा, आपके जो हाथ है वो इस टाइप से रखना है कि ये जो अंगुलियां हैं वो इस वेक्टर से इस वेक्टर की टिप तक बेंड हो, इस वेक्टर की टिप से लेके इस वेक्टर की टिप पर क्या हो, बेंड होनी चाहिए। तो ये ऐसे बेंड होंगी, तो ये हाथ रखना किधर, अपने को यहां रखना है, ऐसे बेंड होंगी। तो अंगूठा किसके डायरेक्शन को बताएगा, आपका थंब जो है वो किसके डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को। अब ये फोर्स किधर है, इस डायरेक्शन में, लेकिन अपने को ये दिखा देना है इधर। अब ये फोर्स की डायरेक्शन मिल गई आपको राइट हैंड थंब रूल से। अब दूसरी बात ये करो कि मान लो आपके पास ये जो चार्ज है, अभी तो पॉजिटिव लेके किया है पढ़ने, मान लीजिए आपके पास ये चार्ज जो है वो कैसा मिले आपको, नेगेटिव मिले। चार्ज की वैल्यू क्या कर दी जाए यहाँ पे, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। एफ इक्वल्स टू क्या कर दोगे, एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस क्यू और बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सर इसकी डायरेक्शन किधर आएगी फिर, पहले किधर आ रही थी, अलोंग दी वाई एक्सिस, अब किधर आ जाएगी, अलोंग दी माइनस वाई एक्सिस। अब किधर आ जाएगी इसकी डायरेक्शन, अलोंग दी वाई एक्सिस। समझ में आई क्या सर ये बात। तो यहां से दो तीन बातें आपको याद रखनी है। बात नंबर एक, एफ जो है वो उसको अपने जब पॉजिटिव चार्ज लेके करेंगे तब तो अपने को इससे करना है, या तो डायरेक्ट चिपका देना, डायरेक्ट जो वैल्यू आए डायरेक्ट लिखना है। लेकिन जब आपको आई कैप जे कैप के कैप की वैल्यू दे दी जाए तब आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर देना है, एफ इक्वल्स टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जब देखते हैं तब अपने पास एक रूल आता है, उसको अपन समझते हैं। बायो सावर्ट्स लॉ। जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है और उन दो चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम में कोई भी डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो वो डिस्टेंस में जब रखा जाएगा, कोई भी डिस्टेंस पर रखा जाएगा, तो उसके बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। यहां पर अपने मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स की बात कर चुके हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड आया कितना, कैसे। मान लीजिए आपके पास ये कोई भी करंट कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ मान लीजिए आप L है और इसमें करंट जो फ्लो हो रखी है वो I है। कितनी करंट फ्लो कर रखी है अपन ने, I। अब आपको ये पता है कि ड्यूरिंग द फ्लोइंग करंट ऑल कंडक्टर्स आर जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई भी कंडक्टर हो उसमें जब आप करंट फ्लो करोगे तो उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा साहब, आपके मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये कितना है, इसका अमाउंट कितना है, ये पता करने के लिए कौन सा रूल दिया जाता है, बायो सावर्ट रूल। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई भी स्ट्रेट वायर कंडक्टर में जनरेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका पता करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए किस रूल की हेल्प ली जाती है। अब ये कैसे आएगा ये समझो। इस कंडक्टर में आपने करंट कितनी फ्लो की, आई, तो आपको पता है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया है उसके लिए मैं एक बार के लिए एक करंट एलिमेंट अज्यूम कर लेता हूं। यहां पे करंट एलिमेंट, जैसे ही मैं बोलूंगा कि करंट एलिमेंट है तो आप क्या समझेंगे कि एक स्मॉल एलिमेंट ले रखा है सर ने और उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, dl है। टोटल लेंथ तो L होगी इसकी, लेकिन करंट एलिमेंट ले लिया, इसका मतलब ये क्या है,
इसको क्या बोलेंगे अपन? करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट। ठीक है। इस करंट एलिमेंट से मान लीजिए आपने कोई भी थीटा एंगल पर आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर रखे हैं, पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट पी ले रखा है आपने यहां पे, ये पॉइंट पी है। इस पर अपने को किसकी वैल्यू देखनी है? मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपको वैल्यू देखनी है डीबी की। अब ये डीबी क्यों लिखा? आपको पता है एलिमेंट क्या ले रखा है अपन ने? स्मॉल एलिमेंट ले रखा है, और स्मॉल एलिमेंट के लिए जो डीबी आएगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो भी क्या आएगी? स्मॉल ही आएगी। ये कितने एंगल पर ले रखा है आपने? थीटा एंगल पर। ये पॉइंट जो है वो इस करंट एलिमेंट से कितनी डिस्टेंस पर है? आर। और ये आर जो है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर। दैट्स क्लियर। चलो अब बात करते हैं आगे। पहली बात करते हैं अपन सब, ये बताइए आप कि आपने जो करंट आई फ्लो की उसकी वजह से आपके पास क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया। करंट की वजह से ही तो आ रहा है, ड्यू टू फ्लोइंग करंट जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी या सराउंडिंग एरिया इन द कंडक्टर। कि जब आपने करंट आई को फ्लो किया तब आपके पास क्या आया है? मैग्नेटिक फील्ड आया। अब मेरे को ये बात बताओ, जितनी ज्यादा करंट मैं फ्लो कर दूंगा उतना ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई के। किसके? अब अपन ने स्मॉल आई एज्यूम कर रखा है तो स्मॉल आई मान लीजिए। पहली बात, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? आई के। दूसरी बात करते हैं कि डीबी जो आएगा, देखो यहां पे एक बार के लिए मैंने इतने में ही करंट फ्लो की तो इतना मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। पूरे में वायर में करंट फ्लो करेंगे, जितनी ज्यादा लेंथ का वायर होगा उतनी ज्यादा करंट जाएगी, उतनी ही ज्यादा करंट जाएगी तो उतना ही ज्यादा क्या आएगा? मैग्नेट। अब मेरे पास वायर इतना होगा तो इतने में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मेरे पास वायर इतना होगा तो इतने में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब लेंथ जो लेंगे अपन या करंट एलिमेंट जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। दैट मीन्स डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? डीएल। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया मेरे पास? डीएल। चलो तीसरी बात करते हैं, यहां पे आओ। ये थीटा अपन ने यहां पे एज्यूम कर रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने उस पॉइंट को यहां पे ले लिया। कौन से वाले पॉइंट को? इस पॉइंट को यहां पे लिया तो यहां पे थीटा क्या हो जाएगा सर? 0। क्या हो गया? थीटा। यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो थीटा कितना आ गया यहां पे? 180। सर थीटा 0 लेओगे और थीटा 180 लेओगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या? नहीं मिले आपको। लेकिन जैसे ही थीटा को आप 90 डिग्री करोगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो वापस से वो की वो वैल्यू आ गई है साहब, बताओ। थीटा 0 पर 0, 180 पर भी 0 और 90 पर मैक्सिमम कौन सा फंक्शन होता है? साइन फंक्शन। तो डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। क्लियर बात। एक एलिमेंट और बच गया आपके पास, कौन सा? पोजीशन वेक्टर आर। अब ये पोजीशन वेक्टर आर कैसे यूज करेंगे? अभी आपने ये पॉइंट ऐसे ले रखा है, पास में लेओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और ज्यादा ही डिस्टेंस पर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? समझ में आई क्या ये बात? जैसे ये मेरे पास करंट कंडक्टर है, इसमें आपने करंट फ्लो कर रखी है, पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी कि ज्यादा डिस्टेंस पर लेके जाएंगे वहां पे? पास में ज्यादा होगी, मतलब डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डीबी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो रूल है वो इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। कौन से रूल को? अब इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करने वाले रूल देखो, एक तो बायो-सावर्ट्स रूल है, एक आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने पढ़ा F इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसका मतलब ये सारे के सारे किस रूल को फॉलो करते हैं?
इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं। इसको एक साथ कंप्लीट लिखेंगे तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो आ गया आपके पास वैसे रूल। अगर इसी चीज को अपन थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखें, मतलब प्रोपोर्शनल टू के सिंबल को हटा के, तो आपके पास क्या आएगा, डी बी। पहले वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं अपन, डायरेक्टली लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। इसको हटा भी सकते हैं आप। डी बी इक्वल्स टू, वही बात है, प्रोपोर्शनल टू के मार्क को हटाएंगे अपन, कोई कांस्टेंट काम में लेंगे, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट क्या आएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस रूल से या इस फॉर्मूला जो आया आपके पास, इससे आप किसकी कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी करंट कंडक्टिंग वायर है उसमें करंट आई फ्लो कर रखी है, तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। एक चीज, नई चीज जो आई है आपके पास यहाँ पे, वह है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे 10⁻⁻7। ठीक है, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तब बताओ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे म्यू जीरो कांस्टेंट है, आई जो है वो स्केलर होता है, डीएल यहाँ पे वेक्टर है, बट साइन थीटा को रिमूव करने के लिए, यहां से हटाने के लिए आपको एक चीज और चाहिए ताकि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सके। तो इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, किस चीज को, इस फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, तब आप ऐसा लिख सकते हैं कि डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर के अपॉन आर स्क्वायर। और आपको पता है जो आर केप है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, हमेशा एक। या इसको वेक्टर, पूरा वेक्टर में लिखना चाहो तब आप ऐसे लिख सकते हो कि डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब ये आर क्यूब कैसे हो गया, आर क्यूब ऐसे हो गया कि आप जानते हो आर कैप इक्वल्स टू होता है वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। और मैग्नीट्यूड ऑफ आर को आप लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर। और तो नीचे क्या था, आर स्क्वायर, एक आर और गया तो क्या बन गया है वो, आर क्यूब। तो कैप में लिखोगे वेक्टर फॉर्म में तब तो ये आएगा, और वेक्टर, सभी को वेक्टर यूज करना है तब ये लिखेंगे। क्लियर है ये बात। एक बात और कर लेते हैं अपन छोटी सी। अभी आपके पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं। एक फॉर्मूला तो आपने लिखा था F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये तो था कोई भी चार्ज है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक फॉर्मूला आपने यहाँ पे ये निकाला है dB इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले देखे हैं। इसमें आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तब आप ऐसे लिख सकते हैं एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, साइन थीटा को हटा दिया। इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर केप अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर लिखा है मैंने, आर क्यूब नहीं लिखा है। अगर आर क्यूब लिखता तो वहां पे आर वेक्टर आ जाता। चलो, यहां पे अगर बात की जाए इस फॉर्मूले का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं अपन। कैसे, यहां से मैं बी की वैल्यू निकाल रहा हूं। बार बार में अपन बोल रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं। बी इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। बोलो जरा, बी इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। यहां से एक चीज देखते हैं अपन कि एफ की वैल्यू को अगर यूनिट कर दें अपन, एफ की वैल्यू को यूनिट करने का मतलब 1 न्यूटन, क्यू जो है उसको अपन कर दे 1 कूलम, वी जो है उसको अपन कर दे यूनिट मीटर पर सेकंड, और थीटा जो है उसको कर दिया जाए 90 डिग्री। ये इस फॉर्मूले पर अप्लाई करो, देखें
इस फॉर्मूले पर अप्लाई करोगे तो एक बार के लिए ये 1 न्यूटन को अपन थोड़ा सा साइड में रखें, इन तीनों चीजों को अप्लाई करते हैं एक बार, 1 न्यूटन को बाद में अप्लाई करते हैं, इन तीनों चीजों को अप्लाई करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि सर यूनिट चार्ज को, ध्यान से सुनना, यूनिट चार्ज को यूनिट वेलोसिटी से, अब ये जो थीटा है वो किसके बिटवीन बनेगा, याद हो तो आपको इधर तो लिया था मैंने बी और इधर लिया था अपन ने बी, तो ये जो थीटा बन रहा है वो किसके बिटवीन है, बी और बी, मतलब चलने की दिशा चार्ज के और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ये तो आई चलने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इनके बिटवीन ये एंगल है, तो एंगल को कितना कर दिया अपन ने 90 डिग्री। इसका मतलब आप चल कैसे रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कैसे चल रहे हो, तब जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो फोर्स जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्विवेलेंट। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन मेजर करते हैं टेस्ला में। किसमें मेजर करेंगे, जैसे करंट को किया था एम्पियर में, वैसे मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगी। अब टेस्ला को करना है, तब यहां पे आप बोल सकते हो कि जब 1 कूलाम चार्ज को, ध्यान से सुनना, 1 कूलाम चार्ज को 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करवाया जाए या मूव करवाया जाए, तब फोर्स कितना हो, 1 न्यूटन हो, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 1 टेस्ला। समझ में आई क्या, एक बार के लिए यहां तक रखते हैं, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट।